बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है बच्चों, ठीक ठाक हैं? आज हमारा लेक्चर नंबर बेटा 19 है और ये एक्सरसाइज पर मुश्तमिल है। इसमें सबसे पहले हम MCQs करेंगे और MCQs के बाद जो है एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस जो भी हैं वो उनको हम देखते हैं। इसमें MCQs जो हैं बेटा वो साफ ज़ाहिर है यहाँ पर अगर लिखे जाते तो बड़ा मसला होता, तो मैं यहाँ से पढ़ के ये जो आंसर्स लिखे हुए हैं ये मैं आपको साथ साथ समझाता जाऊँगा। पहला MCQ यहाँ पर है बुक के अंदर, द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन SIR। आपको याद होगा कि जो बेस यूनिट्स हैं वो 7 थे। तो अगर बेस यूनिट 7 है तो इसका मतलब है यहाँ जो ऑप्शन है 3, 6, 7 एंड 9, तो इसका सही पार्ट जो है वो C पार्ट है और वहाँ 7 लिखा हुआ है। तो ये मैंने MCQ नंबर 1 का जो सही आंसर है वो C पार्ट है, 7 बेस यूनिट्स हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ नॉट डिराइव यूनिट? कि यहाँ पर उसने दिए हुए हैं पास्कल है, किलोग्राम है, न्यूटन है, वाट है। अब आप गौर करें, पास्कल बेस यूनिट तो 7 थे बच्चों, तो अगर आपको वो याद हो तो उसमें से सिर्फ यहाँ किलोग्राम आया हुआ है, बाकी पास्कल प्रेशर का यूनिट था जो कि डिराइव है, न्यूटन फोर्स का यूनिट है जो कि डिराइव है, वाट पावर का यूनिट है जो कि डिराइव है। तो इस तरह सही आंसर जो है वो क्या हुआ? किलोग्राम, B पार्ट किलोग्राम। उसके बाद जी अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अमाउंट ऑफ अ सबस्टेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इज मेजर्ड। याद होगा मैंने जब आपको ये अपना बेस टेबल पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि हम चीज़ों को या तो तोल कर लेते हैं या गिन कर लेते हैं। तो जब तोल कर लेते हैं तो उस वक्त जो है वो मैस का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, और जब गिन कर लेते हैं तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मैस का यूनिट किलोग्राम था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल था। तो यहाँ पर जो है यही बात हो रही है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का लफ्ज़ आया हुआ है तो इसका यूनिट जो है वो क्या होगा बेटा? मोल होगा, D पार्ट। यहाँ पर आप देखें मोल लिखा गया। उसके बाद चौथा पार्ट है एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रोसेकेंड। इसको थोड़ा समझ भी लें कि 200 माइक्रोसेकेंड है। इधर गौर कर लें, मैं आपको यहाँ पे लिखवा कर फिर मिटा दूँगा। 200 माइक्रोसेकेंड अगर आपको याद हो तो यहाँ पर ये 200 है और माइक्रो की वैल्यू -6 सेकेंड होती है। तो ये चीज़ है कि माइक्रो की वैल्यू 10 पावर -6। और मैंने आप लोगों को साइंटिफिक नोटेशन जब पढ़ाया था तो डिटेल से बताया था कि यहाँ पर आप देखें ये माइनस का मतलब, इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है, डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है, और ये -6 का मतलब मैंने उस दिन बाई ट्रिक ये बताया था कि जी माइनस कहता है कि जी इस डेसिमल पॉइंट को आप लेफ़्ट साइड पे लेके चलो, और 6 का मतलब है 6 स्टेप चलो। तो हम अगर यहाँ से इसको 2 स्टेप यहाँ ले आएँ तो जब ये यहाँ से यहाँ ले आएंगे तो ये बन जाएगा 2। तो फिर यहाँ अगर या तो फिर मुकम्मल 6 स्टेप ले जाएं, लेकिन वो हम ऐसा करेंगे नहीं। तो यहाँ पर जो है वो माइनस का जो 6 है, जैसे ही ये 2 स्टेप यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो ये यहाँ पर नंबर को, क्योंकि हमने क्या कर दिया भला, 200 को 2 बना देंगे। और जो मैंने तरीका बताया था, अगर आपको लेक्चर याद हो, कि ये 200 को मैंने 2 कर दिया तो इसको मैंने क्या कर दिया भला, कम कर दिया है। तो इसको मैंने 2, वैसे तो जब यहाँ पहुँचेंगे तो 10 टाइम, यहाँ पहुँचेंगे तो 100 टाइम कम हो गया, लेकिन मैंने कहा था कि 2 स्टेप कम कर दिया है बाई ट्रिक। मैंने आपको याद होगा ये कहा था कि यहाँ से यहाँ पहुँचते हुए ये 2
स्टेप कम हो गया, हालांकि ये 100 टाइम कम हुआ है, लेकिन वो 100 टाइम के चक्कर में हम नहीं पढ़ते, तो ये 2 स्टेप कम हुआ है। तो जब ये 2 स्टेप कम हुआ है तो फिर पावर को 2 स्टेप क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। नंबर को 2 स्टेप कम करेंगे तो जब पावर को 2 स्टेप बढ़ाएंगे तो ये -4 हो जाएगा। याद रख लें, यहाँ हमने 200 था तो 200 को 2 बना दिया, जो -6 था उसको -4 कर दिया। बाद बच्चे परेशान बैठे होंगे, सर आप तो कह रहे हैं बढ़ा दिया, तो ये तो -4 कम है। नहीं भाई, -4 जो है वो -6 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये -6 से -4 करके इसको 2 टाइम हमने बड़ा कर दिया और इसको 2 टाइम हमने स्मॉल कर दिया। ये मैं आपको समझा चुका हूँ पहले भी। तो ये आंसर है 2 10 -4 सेकेंड। तो ये सी वाला जो आंसर है यहाँ पर ये आया हुआ है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर इसकी अगर आपको मज़ीद तफसील चाहिए तो वो लेक्चर में देख लें, लेक्चर को दोबारा सुन लें। अगर फिर भी समझ ना आए तो फिर दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। ख़ास तौर पर जो न्यू बच्चे ये लेक्चर ले रहे होंगे तो वो तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा उनको। वो पहले वो लेक्चर ज़रूर देखें, साइंटिफिक नोटेशन वाला, उस लेक्चर को बार बार 1-2 मरतबा सुन लें, फिर जो बातें मैंने की हैं वो सारी इंशाल्लाह समझ आ जाएंगी। उसके बाद है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी जो है वो 5000 नैनोग्राम है। 5000 नैनोग्राम, क्योंकि नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9, और इसके जो बाकी ऑप्शंस हैं वो माइक्रोग्राम में है, तो 10 की पावर -6। तो साफ ज़रा 10 की पावर -6 क्या होता है, बड़ा होगा। 10 की पावर -9 छोटा होगा। और दूसरे ऑप्शन में है मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, तो मिली क्या होता है 10 पावर -3, ये और बड़ा है। और पहले ऑप्शन में तो खुद 0.01 ग्राम लिखा हुआ है। कहने का मकसद ये है कि इन चारों ऑप्शन में अगर आप बुक में देख रहे हों तो फिर नैनो की पावर है 10 पावर -9, और साफ ज़ाहिर है इन चारों ऑप्शन के अंदर सबसे कम जो रकम है, स्मॉलेस्ट जो क्वांटिटी है, वो यही डी पार्ट है, 5000 नैनोग्राम। ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। उम्मीद है ये समझ आपको आ गया होगा। उसके बाद जी छठा जोज़ है, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ मोस्ट सूटेबल टू मेजर द इंटरनल डायमीटर। आपको याद होगा कि वर्नियर कैलिपर में जो लोअर जाज थे और जो अपर जाज थे, अगर वो लेक्चर आप लोग देख लें, लेक्चर नंबर तकरीबन आई थिंक 9 होगा, लेक्चर नंबर 9 अगर आप लोग उसको देख लें तो वहाँ पर मैंने बताया था कि अपना किसी चीज़ का इंटरनल डायमीटर और एक्सटर्नल डायमीटर, मसलन ये मार्कर का कैप है तो इसका ये बाहर से बाहर ये एक्सटर्नल होगा, यहाँ से यहाँ तक, और ये अंदर का निकालना चाहें जो इसके अंदर का डायमीटर है तो वो इंटरनल है। और ये इंटरनल डायमीटर हमने जो है ना बेटा, ये निकाला था वर्नियर कैलिपर यूज़ करके, और उसके भी अपर जाज इस्तेमाल होते थे। ये वहाँ डिटेल से मैंने समझा दिया था। कहने का मकसद ये है कि इसका सही आंसर जो है मीटर रूल नहीं है, वर्नियर कैलिपर बी पार्ट है, वर्नियर कैलिपर और मेजरिंग टेप भी नहीं है, स्क्रू गेज भी नहीं है। उसके बाद जी 7वां जोज़ है, अ स्टूडेंट क्लेम्ड, एक स्टूडेंट जो है वो दावा करता है द डायमीटर ऑफ अ वायर एज 1.032 सेंटीमीटर। यानी एक बच्चा कहता है कि सर ये डायामीटर ना 1.032 सेंटीमीटर है। ये वो लेके आता है मेरे पास, एक बच्चा ये वाला रिज़ल्ट मेरे पास लेके आता है और वो कहता है सर ये डी फॉर डायमीटर।
तो दिस इज़ द डायमीटर ऑफ आ वायर। मसलन यही वायर है, इसी वायर का जो डायमीटर है, मिसाल दे रहा हूँ, वो कहता है सर जी ये है सेंटीमीटर में। मैंने उससे पूछा बेटा आपने ये मालूम किससे किया है, ये वाला रिज़ल्ट तुम्हारे पास किससे आया है? तो वो मुझे कहता है, यहाँ क्वेश्चन में देखें, यूजिंग वर्नियर कैलिपर। वो बच्चा कहता है कि मैंने वर्नियर कैलिपर यूज़ किया है। तो जैसे ही बच्चा वर्नियर कैलिपर की बात करेगा तो मैं उस बच्चे को कहूँगा कि बेटा जी आपका ये आंसर गलत है। अब वो बच्चा सोचेगा सर आपको कैसे पता कि मेरा ये आंसर गलत है? मैं कहूँगा कि बेटा तुम बात कर रहे हो वर्नियर कैलिपर की, और वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट था वो सेंटीमीटरों में 0.01 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटरों में उसका लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब है पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक रीडिंग वर्नियर के ज़रिए से ली जा सकती है सेंटीमीटरों में, और तुम पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक रीडिंग लेके आए हुए हो, इसलिए तुम्हारा ये वाला आंसर जो है वो गलत है। अब वो बच्चा कहेगा अच्छा सर फिर इसको ठीक कैसे करेंगे? तो मैं ये कहूँगा कि बेटा वर्नियर कैलिपर के अंदर लीस्ट काउंट के अंदर डेसिमल के बाद 1 और 2 यानी 2 डिजिट तक आफ्टर डेसिमल जो है वो सही रिज़ल्ट मैयर कर सकते हैं, इसलिए तुम्हारा आंसर ये 1.03 तक सही है। ये वाला जो 2 है ना ये गलत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सही आंसर इस MCQ का 7वें MCQ का सही आंसर जो है वो सी पार्ट है 1.03 सेंटीमीटर। ये बहुत अहम MCQ है। 1.303 सेंटीमीटर ये 7वें का सी पार्ट है। ये सारी बात दोबारा सुन लें कि बच्चा आंसर ये लेके आता है, मैं कहता हूँ मैं तुम्हारा आंसर, मैं बच्चे से कह रहा हूँ कि बेटा मैं तुम्हारा आंसर ना 1.03 तक तो मान लेता हूँ सेंटीमीटरों में, ये वाला 2 मैं नहीं मान सकता। वो कहेगा क्यों? मैं कहूँगा कि तुम वर्नियर कैलिपर की बात कर रहे हो, और वर्नियर कैलिपर में आफ्टर डेसिमल देयर आर 2 डिजिट्स और तुम्हारे पास 3 डिजिट्स हैं, इसलिए ये तीसरा डिजिट जो है वो गलत है। तो ये यहाँ तक तुम्हारा आंसर सही है। तो ये बात है। अच्छा एक और बात भी यहाँ पर तमाम बच्चे सुन लें कि इस 7वें जुज़ का आंसर तो यही सी पार्ट है। अच्छा बात बच्चे ऐसा रट्टा मारते हैं MCQs को कि जनाब वाला उन्होंने बस बच्चों ने देखा कि जी 7वां जुज़ है अ स्टूडेंट क्लेम द डायमीटर, बस नाम पढ़ा अ स्टूडेंट क्लेम और फिर आंसर याद कर लिया कि आंसर ये है। अब इम्तिहान में क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन, अभी ये तो खैर नहीं आया इम्तिहान में, लेकिन इससे मिलते जुलते और क्वेश्चन आ चुके हैं पिछले 2-3 सालों में। होता ये है कि टीचर ना क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी तब्दीली कर देता है। तो जब टीचर तब्दीली कर देता है तो बच्चा ने तो रट्टा लगाया होता है, तो जब बच्चा रट्टा लगाता है तो वो बच्चा रट्टा लगा के जे स्टूडेंट क्लेम द डायमीटर, बस उसने यहाँ से ना याद रखा हुआ है कि जी स्टूडेंट क्लेम द डायमीटर, और इसका आंसर था 1.03 सेंटीमीटर। अब बच्चे ने इम्तिहान में भी देखा और ये ऑप्शन भी वहाँ पे होगा, तो बच्चा फट से सी पार्ट को टिक कर देगा। और अपना टीचर ने क्या किया कि जो ये क्वेश्चन था कि यूजिंग वर्नियर कैलिपर, टीचर ने यहाँ यूजिंग स्क्रू गेज लिख दिया। सारा क्वेश्चन वही, ऑप्शन भी वही, लेकिन टीचर ने क्या तब्दीली कर दी कि वर्नियर कैलिपर को हटा के यहाँ पे क्या लगा दिया बेटा, स्क्रू गेज लगा दिया। अब बच्चे के तो दिमाग में भी नहीं है कि टीचर इस तरह की तब्दीली भी कर लेगा, तो अब बच्चा फट से ये आंसर लगा के आएगा। हालांकि
अगर यहाँ पर वर्नियर की बजाय स्क्रू गेज लगा दें तो फिर इसका आंसर सी पार्ट की बजाय डी पार्ट बनेगा, और डी पार्ट 1.032 ये वही खुद डी पार्ट है। तो वही आंसर है जो ऊपर दिया हुआ है कि 1.032 सेंटीमीटर। इस सारे MCQs का खुलासा ये निकला कि यहाँ पे थोड़ा सा आपने जागते रहना है। और मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि बेटा जब भी MCQs आए ना, आपको 100% श्योर होना कि ये MCQs का आंसर ए पार्ट है। फिर भी आप MCQ मुकम्मल पढ़ें और MCQ के पूरे ऑप्शन पढ़ें। बाज़ बच्चे क्या करते हैं, MCQ जो ऊपर स्टेटमेंट है वो भी नहीं पढ़ते और डायरेक्ट देखा, बस थोड़ा सा पढ़ा, जैसे मैंने कहा पहले, स्टूडेंट क्लेम को देखा और फिर आंसर को देखकर टिक कर दिया, भले टीचर ने ऊपर चेंज कर दिया हो या नीचे कुछ और चेंज कर दिया हो। ये मैं इसलिए इसके ऊपर इतनी देर लगा रहा हूँ, हमारा अच्छा खासा तजर्बा है। बच्चों को बता बता कर ये बात हम थक जाते हैं। कमज़ोर बच्चे तो गलती करते ही करते हैं। बाज़ का दुख उस वक्त होता है जब हमारा नॉर्मल बच्चा, और सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब हमारा ज़हीन तरीन बच्चा, 90% से ऊपर वाला बच्चा अपनी इस जल्दबाजी की वजह से अपने नंबर जो है वो 1-2 कटवा बैठता है और फिर बाद में सर पकड़े रो रहा होता है, सर ये तो मुझे सब कुछ आता था, काश मैं पढ़ लेता। तो भाई ये बातें तो मैंने पहले बताई थी, अब मैं आपको भी बता रहा हूँ। देखिएगा फिर भी जब इम्तिहान में ये इस तरह के सवाल कोई चेंज होगा तो बच्चे फिर उसमें गलतियाँ कर जाएंगे। तो किस्सा मुख्तसर ये हुआ कि 7वें जुज़ का आंसर सी पार्ट भी हो सकता है और 7वें जुज़ का आंसर डी पार्ट भी हो सकता है। सी पार्ट तब होगा जब वर्नियर कैलिपर यूज़ करें और डी पार्ट तब होगा जब स्क्रू गेज यूज़ करें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अ मेजरिंग सिलेंडर इज़ यूज टू मेजर वॉल्यूम। तो ये बहुत आसान सा है, तो ये हो गया। उसके बाद ये जो 9वां जुज़ है ये बड़ा जी अच्छा खासा एक्स्ट्रा लेंथी स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो इसको जो है मैं आम तौर पर बच्चों से यही कहता हूँ कि इसको समझा भी हम सकते हैं, लेकिन समझाने से ज़्यादा, अभी मैं समझा भी दूँगा, समझ आ जाए तो अच्छी बात है, अगर समझ ना आए तो बस इसको रटा मार लें। और वो ये है कि मैंने स्क्रू गेज के अंदर ये कहा था कि स्क्रू गेज की जो रीडिंग है ना बेटा, वो हम लेते हैं मिलीमीटरों के अंदर। अक्सर हम रीडिंग इसकी लेते हैं मिलीमीटरों के अंदर। अच्छा, तो अब उसके बाद जो है मिलीमीटरों में स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है, वो स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 मिलीमीटर, ये लीस्ट काउंट होता है स्क्रू गेज का। अब सूरत हाल ये है यहाँ पर, अ स्टूडेंट नोटेड द थिकनेस ऑफ अ ग्लास शीट। एक ग्लास शीट है, शीशे की वो शीट है, उसकी वो थिकनेस मेजर करता है। ऑन द मेन स्केल इट रीड्स 3 डिवीजन। तो मेन स्केल आपको याद होगा मिलीमीटरों में थी, तो 3 डिवीजन का मतलब है 3 मिलीमीटर। इसका मतलब है उसका जो रिजल्ट है मेन स्केल रीडिंग वो 3 मिलीमीटर है। ये 3 मिलीमीटर उस बच्चे की मेन स्केल के ऊपर रीडिंग है। उसके बाद वो कहता है कि अच्छा, वाइल 8th डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल का 8वां नंबर, तो n की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 8। अब उस 8 को, n को NLC वाले फार्मूले से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.08 बनेगा, तो ये बन जाएगा 0.08 मिलीमीटर। अब आप इन दोनों को प्लस कर लो, क्योंकि ये अगली रीडिंग है, उसके साथ वाली ये वाली फ्रैक्शन रीडिंग और ये मेन स्केल रीडिंग, इनको प्लस करें तो आंसर बनेगा 3.08 मिलीमीटर। ये है उसकी थिकनेस और ये आंसर हमारे पास मौजूद है 3.08। हालांकि मैंने सब कुछ समझा दिया है, इसकी मज़ीद तफसील उस लेक्चर में मौजूद है। अगर फिर भी इन सब के बावजूद किसी बच्चे को या बच्ची को
ये बात समझ नहीं आ रही तो वो फिर इसको एज ए रट्टा याद कर लेंगे कि जी सर ने इसका आंसर 3.08 मिलीमीटर बताया था। तो उसके बाद ये हमारा 10वां और आखिरी क्वेश्चन है, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एन एक्सप्रेशन आर। तो ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, ये सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन यहाँ पर हमने लिखी हुई है। तो यही इसका सही ऑप्शन है। तो इसके साथ ही आपका जो पहला क्वेश्चन था MCQs के ऊपर मुश्तमिल था वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जी हमारे पास अगला क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन में से 1.2 क्वेश्चन 1.2 आप देखें मैंने यहाँ पर डॉटेड लाइन कर दी है। डॉटेड लाइन का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम पहले पढ़ चुके हैं। मसलन क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव क्वांटिटीज़, गिव 3 एग्जांपल्स इन ईच केस। तो आपको याद होगा कि हमने पीछे डिराइव क्वांटिटीज़ और बेस क्वांटिटीज़ मैंने लिखवा दी थी उनकी डेफिनेशन, और उनकी एग्जांपल भी 7 एग्जांपल तकरीबन मैंने लिखवाई थी, तकरीबन 6 7। और यहाँ पर वो कह रहा है गिव 3 एग्जांपल्स इन ईच केस, जबकि मैंने आपको वहाँ पर 3 4 बल्कि 6 7 एग्जांपल लिखवाई हुई हैं। तो ये आप वहीं से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास 1.3 के पिक आउट द बेस यूनिट्स इन द फॉलोइंग, के बेस यूनिट बताने हैं। तो इसमें मैं तरतीब से आप लोग बुक्स खोल लें तमाम बच्चे। तो जाउल साफ ज़ाहिर बेस में शामिल नहीं है, वो नहीं लिखेंगे। न्यूटन बेस में शामिल नहीं है। किलोग्राम बेस में शामिल था, मैथ्स का यूनिट किलोग्राम था, इसलिए बेस यूनिट्स आर किलोग्राम। किलोग्राम के बाद हर्ट्स यहाँ दिया हुआ है बुक के अंदर, उसको भी नहीं लिखेंगे। तो फिर मोल ये लिख लेंगे क्योंकि ये बेस में शामिल था। एम्पेयर करंट का यूनिट था, बेस में शामिल है। मीटर लेंथ का यूनिट है, वो भी लिख लेंगे। और उसके बाद केल्विन लिख लेंगे, और उसके बाद कोलम और वाट वगैरह नहीं लिखेंगे। तो ये 1.3 क्वेश्चन जो है इस तरह से कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, फाइंड द बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिराइव। तो ये 4 पार्ट्स हैं। ए पार्ट में है स्पीड। तो स्पीड साफ ज़ाहिर है डिराइव क्वांटिटी है बेटा। वो कहता है कि ये जो डिराइव है ना, ये कौन सी बेस मिलती हैं तो ये स्पीड बनती है, ये क्वेश्चन है। फाइंड द बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिराइव। तो ये जो स्पीड डिराइव है इसके अंदर कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं। तो ये है स्पीड। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम या डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। स्पीड के लिए डिस्टेंस होता है वैसे, और वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट होता है। इसकी तफसीलात इंशाअल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ेंगे। तो डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? लेंथ, और टाइम को टाइम ही कहते हैं। तो हैंस लेंथ एंड टाइम आर बेस क्वांटिटीज विच इन्वॉल्व इन स्पीड। के स्पीड के अंदर एक लेंथ है, एक टाइम है, ये भी बेस है, ये भी बेस है। ये दोनों बेस जब मिल जाते हैं तो स्पीड जो है वो हमें मिलती है। ये आपका ए पार्ट इज़ कंप्लीटेड। बी पार्ट में देखें वॉल्यूम, वो कह रहा है तो वॉल्यूम का फार्मूला लेंथ, विड्थ और हाइट भी, कभी डेप्थ भी होता है वगैरह। तो लेंथ हो तो लेंथ है, विड्थ चौड़ाई तो वो भी लेंथ होती है, हाइट ये भी लेंथ है। ये कमरा है, इस कमरे की लंबाई भी लेंथ है, इसकी चौड़ाई भी लेंथ है, इसकी हाइट भी लेंथ है। तो इसलिए हमने सारा लेंथ लिख दिया और इसका आंसर क्या लिखा? हैंस लेंथ इज बेस क्वांटिटी विच इन्वॉल्व्स इन वॉल्यूम। तो ये बी पार्ट इसका हल हो गया। सी पार्ट है जी फोर्स। तो फोर्स का ये फार्मूला हम चैप्टर नंबर 3 में इसको डिस्कस करेंगे। ये अभी सिर्फ मैंने फार्मूला ही लिखा है कि फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन।
ये फार्मूला कैसे आता है, इसकी पूरी तफसील चैप्टर नंबर 3 के अंदर मौजूद है। फ़िलहाल हमने फार्मूला लिख दिया कि मास एंड एक्सेलरेशन, तो मास तो बेस है मगर एक्सेलरेशन बेस नहीं है। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। अब ये इसके बराबर कैसे है, इसकी तफसील चैप्टर नंबर 2 में है। ये फार्मूले की तफसील चैप्टर नंबर 3 में है। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम कि ये चीज़ इसके बराबर कैसे है, इसकी तफसील चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे। और फिर मैथ्स को मैथ्स लिखा, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी के बदले में क्या लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ये वाला टाइम तो पहले से था, अब वेलोसिटी के बदले में डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम लिख दिया, तो ये चीज़ बन गई। अब यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है उसको अगले स्टेप में हम क्या कह सकते हैं, लेंथ। तो ये टाइम भी बेस है, अब डिस्प्लेसमेंट लेंथ बन गया, बेस है, और मैस ऑलरेडी बेस है। तो इसका मतलब ये हुआ हैंस मैस लेंथ एंड टाइम आर बेस क्वांटिटीज विच इन्वॉल्व्स इन फोर्स। तो ये फोर्स में यूज़ हो रहे हैं। ये आपका सी पार्ट है। डी पार्ट जी वर्क का होता है। वर्क का फार्मूला हमारे पास है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। अब देखें आगे मैंने डॉटेड लाइन कर दिया है, ये आप लोगों के लिए सिंपल सी असाइनमेंट है। करना ये है कि फोर्स में ये सारे स्टेप करने हैं, यही वाले जो ये अपना अगले स्टेप में फोर्स की जगह पर आप मास और मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन और मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट लिख लेंगे। तो फोर्स की वैल्यू ये वही लगाएंगे, और डिस्प्लेसमेंट आपको पता ही है कि डिस्प्लेसमेंट क्या था, लेंथ है। तो आखिर ये फिर इसके बाद ये स्टेप, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा यही वाला, मास लेंथ एंड टाइम आर द बेस क्वांटिटीज विच इन्वॉल्व्स इन वर्क। फिर फोर्स की बजाय हम क्या लिख देंगे, वर्क। बहरहाल ये काम आप लोगों ने खुद करना है। अच्छा बेटा जी, ये आगे 1.5 क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एस्टिमेट योर एज इन सेकेंड। माई एज 14 ईयर। आमतौर पर जो बच्चे 9th में पढ़ते हैं उनकी उम्र 13 साल 14 साल वगैरह होती है। तो ये 14 ईयर आ गया, और एक ईयर में 365 दिन हो गए। फिर ये 14 वैसे लिख दिया, ये भी लिखा। फिर एक दिन में 24 घंटे हो गए। फिर 24 घंटे के अंदर फिर हर घंटे में 60 मिनट, और फिर हर मिनट में 60 सेकंड। इन तमाम को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आता है। इसमें कोई बहुत चीज़ मुश्किल नहीं है, आप खुद कर लेंगे। उसके बाद जो है हमारा अगला क्वेश्चन है 1.6 क्वेश्चन। ये देखिए मैंने तीनों के अंदर ये लिखा हुआ है कि इनके आंसर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। व्हाट रोल एसआई यूनिट हैव प्लेड। तो इम्पोर्टेंस ऑफ एसआई यूनिट के नाम से मैंने पीछे इसके 2 पॉइंट लिखवाए थे, वो आप कर लेंगे। व्हाट इज़ मीन्ड बाय वर्नियर कांस्टेंट, 7वां क्वेश्चन है। तो वर्नियर कांस्टेंट की डेफिनेशन भी हम पहले पढ़ चुके हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ज़ीरो एरर। तो ज़ीरो एरर की डेफिनेशन चाहे वो वर्नियर कैलिपर का हो या स्क्रू गेज का हो, वो आपको पहले लिखवाई जा चुकी है। फिर 9वां क्वेश्चन है वाई इज़ द यूज़ ऑफ ज़ीरो एरर नेसेसरी इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये भी आपको इसका आंसर लिखवा दिया गया है कि टू गेट एक्यूरेट रिजल्ट वी यूज़ ज़ीरो एरर। ये इस तरह का आंसर पीछे आपको मिल जाएगा 9वें का। अब 10वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ स्टॉप वॉच, व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ मैकेनिकल स्टॉप वॉच। ये चीज़ें भी आपको पहले लिखी हुई मौजूद हैं। वह अगला 11वां क्वेश्चन है वाई डू वी नीड टू मेजर एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। कि हम वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम क्यों लेते हैं। तो उसकी वजह यह है कि वी नीड टू मेजर एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम टू गेट एक्यूरेट रिजल्ट्स। ये आंसर है टू गेट एक्यूरेट रिजल्ट्स। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन्ड बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ मेजर। इसका आंसर भी हम पहले तफसील से पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन 13वां है हाउ इज़ प्रिसीजन रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंट फिगर इन मेजर्ड क्वांटिटी। तो प्रिसीजन इज़ रिलेटेड डायरेक्टली टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स।
in a measured quantity. In other words, more significant figure means greater precision. इसकी तफसील भी हम significant figure के टॉपिक में बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं। उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन है अपना फिज़िकल बैलेंस के हवाले से, बाज़ बच्चों ने क्वेश्चन किया था, तो वो मैं आपको चाहता हूँ कि आपको दिखा सकूँ। ये हमारे पास जो है पीछे जो फिज़िकल बैलेंस है उसको तमाम बच्चे देख लें। देखें जी, तमाम बच्चे इधर गौर करें। ये हमारे पास फिज़िकल बैलेंस है बेटा, तो इसमें ये लिखा हुआ है बैलेंसिंग स्क्रू। जहाँ मेरी उंगली है तो ये स्क्रू, ये जो स्क्रू है ये बैलेंस स्क्रू है, और नीचे ये जो स्क्रू हैं ये वाले और ये वाले, ये दो लेवलिंग स्क्रूज हैं, और ये वाला स्क्रू और ये वाला स्क्रू जो है ये वाला, ये बैलेंसिंग स्क्रू है। अब आप अगर सामने वहाँ क्वेश्चन देखें, ये उस तरफ जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बैलेंसिंग स्क्रूज एंड लेवलिंग स्क्रूज इन फिजिकल बैलेंस, तो वहाँ आप क्वेश्चन देख रहे हैं। उसका आंसर देखें, दो पार्ट्स किए गए हैं। द फंक्शन ऑफ बैलेंसिंग स्क्रू इज टू ब्रिंग द पॉइंटर एट ज़ीरो पोजीशन इन फिजिकल बैलेंस। इसका क्या मतलब है वो यहाँ पर आप लोग देखें कि बेटा ये जो स्क्रू है ना बैलेंसिंग, इसको जब हम ऐसे अपना घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके और इसके घुमाने से ये जो रेड कलर का पॉइंटर है ना, ये जो है वो ज़ीरो पोजीशन पर आएगा। ये लिखा भी हुआ है पॉइंटर इज़ एट ज़ीरो, बीम इज़ बैलेंस्ड। तो इस तरह जब ये जो पॉइंटर है रेड कलर का ज़ीरो पे होगा, तो ये जो बीम है ये आपको जो नीले रंग की नज़र आ रही है, तकरीबन हल्का गुलाबी रंग है, तो ये बैलेंस हो जाएगी। तो ये इसका फंक्शन है। और दूसरे का है द फंक्शन ऑफ लेवलिंग स्क्रूज इज़ टू लेवल द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिकल बैलेंस। तो ये आपके सामने ये जो ब्लैक कलर है ये प्लेटफॉर्म है। तो इन दो लेवलिंग स्क्रूज को जब हम रोटेट करते हैं, तो इनके रोटेट करने से ये जो प्लेटफॉर्म है ना, इसका जो लेवल है वो दुरुस्त किया जाता है। यही बात वो आंसर में वहाँ पर लिखी हुई है। द फंक्शन ऑफ लेवलिंग स्क्रू इज़ टू लेवल द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिकल बैलेंस। बेटा इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर नंबर जो है वो 19 इख्तिताम पजीर होता है। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।